ठीक है, शुरू करें। कल अपन देख रहे थे कि स्पीशीज क्या होती हैं या कैसे बनती है। इकोटोन क्या होता है कि दो इकोलॉजिकल इकोसिस्टम के बीच में जो ट्रांजिशनल जोन होता है, जो नैरो जोन होता है, ठीक है, नैरो जोन होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। भीड़ इन द सेंस कि स्पीशीज़ वहाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। वहाँ पे वहाँ पे स्पीशीज़ पाई जाती हैं वो ज़्यादा एक्टिव होती हैं, या फिर वो उनके ऊपर एज अबव रखती हैं और उनको ज़्यादा जल्दी तरीके से खा सकती हैं, ये वो, ठीक है। इसको एज इफेक्ट बोलते हैं। एज इफेक्ट क्या होता है कि वहाँ पे बहुत केओस होता है उस पूरी जगह पे। वो जो इकोटोन है, ये अपना फॉरेस्ट आ रहा है, डिसीडियस फॉरेस्ट, बीच में ग्रासलैंड आया और फिर डेजर्ट आया। तो ये जो ग्रासलैंड वाला है ना, ये जो ट्रांजिशनल जोन है, ये केओस वाली स्थिति है, ठीक है। यहाँ पे ये जो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और ये एज इफेक्ट रहता है इनके पास, क्या कि ये इधर वाली स्पीशीज़ को जल्दी खा सकते हैं क्योंकि ये फास्ट होते दौड़ने में। इनका जंगल, इनका एरिया, ये वाले स्लो होंगे, ठीक है, इनका एरिया अलग होगा, बस यहाँ पे आके वो मिल रहे होंगे, ठीक है। ये समझ में आया। आज जहाँ पे दो इकोलॉजी ट्रांजिशनल जोन में, मतलब यहाँ से इधर शिफ्ट करने वाले हैं ना, तो ये जो बीच वाली इकोलॉजी है वो होती है आपकी इकोटोन, ठीक, ठीक है, ओके। अब हम टाइप्स ऑफ स्पीशीज पढ़ेंगे। स्पीशीज क्या होती हैं कि एक पर्टिकुलर ओरिजिन से जो आती हैं, फ्लोरा और फोना, मतलब फ्लोरा मतलब प्लांट स्पीशीज, फोना मतलब एनिमल वाली, जू वाली, ठीक है, जूजेंथले और ये सब वाली, और फिर प्लैंक्टन वाली। हाँ, जूओलॉजी मतलब एनिमल वाली और वो प्लांट वाली, ठीक है, बॉटनी बोलते हैं जिसको, है ना। तो इनके स्पीशीज के नाम का मतलब होता है कि वो किस ओरिजिन से आ रही हैं, उनकी हेरिडिटरी कहाँ से ले आ रही है, उनकी फैमिली के नाम को स्पीशीज के नेम से जानते हैं, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। तो स्पीशीज कुछ टाइप की होती है, कुछ कैटेगराइजेशन होते हैं स्पीशीज के, जो नहीं वैसा वाला नहीं, वो उनके सब डिवीजन हो गए। यहाँ पे स्पीशीज के टाइप है और इनके टाइप इन्वायरमेंट रिलेटेड मतलब कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म और उसके आसपास बायोटेक और नॉन बायोटेक क्या बोलते हैं जो चीज़ें हैं उनका उनसे रिलेशन या इंटरेक्शन। तो हम जो स्पीशीज के टाइप पढ़ेंगे वो भी ऐसे पढ़ेंगे कि वो जो स्पीशी है जहाँ पे है वो स्पीशीज, वो कैसे इंटरेक्ट करती, क्या वो वहीं की है, ठीक है, नेटिव, क्या वो वहाँ की नहीं है, कहीं बाहर से आई है। तो अगर बाहर से आएगी तो उसका रिलेशन अलग होगा, उसकी जो फूड साइकिल में जगह चेन अलग होगी, ठीक है, वो कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव इंपैक्ट करेगी अगर बाहर से आएगी तो, अगर वहीं होगी तो वो अपने इकोसिस्टम को अच्छे से इंपैक्ट करेगी। तो इस रिलेशन में उस स्पीशीज का क्या टाइप होता है, क्या क्लासिफिकेशन होता है, वो होता है या तो नेटिव नॉन नेटिव मतलब वहीं की है, ठीक है, या फिर कहीं बाहर से आई है तो नॉन नेटिव, नेटिव मतलब वहीं की। नेटिव इंडियंस कौन होते हैं, द्रविडियंस, जो यहीं के हैं। जो आर्यंस कहाँ से आए, बाहर से आए, ऐसा बोलते हैं, तो वो नॉन नेटिव हो गए, ठीक है। एलियन, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज, इन्वेजिव एलियन, इन्वेजिव का मतलब जो बाहर से आई हो। इन्वेजिव एलियन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो बाहर से आई। अब मान लो कैटफिश है, एक कैटफिश होती है जो बाहर से आई थी हमारे यहाँ। अब कोई भी चीज़ बाहर से आएगी ना, एक इकोलॉजी चल रही है, इनकी फूड साइकिल चल रही है, इसको खाने के लिए ये है, इसको खाने के लिए ये है, इसको खाने के लिए ये है, एक साइकिल चल रही है, अच्छा चल रहा है, सही। एक स्पीशीज बाहर से आ गई। अब प्रॉब्लम यह है कि इसको खाने के लिए कोई नहीं है, इसको तो भूख लगी है, किसी ना किसी को तो खाएगी, जो इसको मिला वो खा जाएगा, ठीक है। तो ये सर्वाइव कर जाएगी और बढ़ेगी। बढ़ेगी क्यों, क्योंकि इसको मरने के लिए मॉर्टेलिटी चाहिए, मतलब मरने के लिए इसका कोई प्रेडेटर चाहिए, इसको खाने वाला कोई चाहिए। लेकिन इस फूड साइकिल में तो कोई इसको खाने वाला है ही नहीं, और क्योंकि ये बाहर से आई है तो लोग इसको पहचान भी नहीं है, इसको टाइम लगेगा पहचानने में, तो ये इन्वेजिव एलियन है, तो ये पूरे इकोसिस्टम को खराब करती है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे मतलब रिलेशनशिप, एनवायरनमेंट की स्टडी क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म उसके आसपास के बायोटिक एबायोटिक सब्सटेंस के साथ उनका रिलेशन इज एनवायरनमेंट या फिर इकोलॉजी। इस इकोलॉजी में उस पर्टिकुलर स्पीशीज में क्या रिलेशन है उसके सराउंडिंग के साथ, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन है स्पीशीज का। ये समझ में आया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब क्या पढ़ रहे हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज या टाइप्स ऑफ स्पीशीज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इंटरेक्शन विथ इट्स इन्वायरमेंट, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो हम स्पीशीज पढ़ने वाले हैं। स्पेलिंग्स देख लेना मेरी, हाँ गड़बड़ करती है, ठीक है। पहला है नेटिव एंड नॉन नेटिव स्पीशीज। फर्स्ट वन इज नेटिव and non-native species. ठीक है। ये हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशीज विद इट्स इन्वायरमेंट, ठीक है।
how it is going to impact the environment, how it is going to affect, how the environment is going to affect the particular species. ठीक है, what is the relation, what is its function, उसका niche क्या है, niche बोलते हैं ना, हमने कल नीच पढ़ा था, नीच का है उसका रोल, फंक्शनल रोल उस एनवायरनमेंट में, किसी दो पर्टिकुलर स्पीशीज का कोई रोल सेम रोल नहीं हो सकता है, उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, इकोलॉजी में, उस हायरार्की में वो कहाँ लाए करती है, ये सब के बेसिस में हम देख रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज बहुत सारे हो सकते हैं, कैसे कि वर्टिब्रेट्स, नॉन वर्टिब्रेट्स, या फिर ऐसे सब हमने पढ़े हुए ना 9th क्लास में, ये अलग तरीके से नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। हम्म हाँ, जो हम पढ़ते जाएंगे, देखो एक्ट हम पढ़ेंगे अभी आगे जाके, पहले हम इकोलॉजी पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट इकोलॉजी, फिर हम आगे जाके पढ़ेंगे क्लाइमेट वगैरह, फिर क्लाइमेट और एनवायरनमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक्ट्स बने, एक्ट्स पढ़ेंगे, तो ये सब देखो उसकी उन्होंने जो एग्जाम्पल डाले उनकी तो एक प्रिपरेशन का लेवल है ना, कुछ मैं आपको दूंगा, कुछ आप करंट अफेयर में पढ़ोगे, दोनों को मिला के अल्टीमेट है आपकी अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा आप अपने न्यूज़पेपर को समझोगे, उतना अच्छा आप करंट अफेयर की मैगजीन को समझोगे, और जैसे ही आप जब आंसर लिख रहे होगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये मैंने वहां पढ़ा था, और आप डालोगे, तो अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी आएगी वहां से। अभी फिलहाल ये, फिर नेक्स्ट, ठीक है, क्योंकि हाँ नॉन नेटिव स्पीशीज है ना, तो पहले नेटिव है नॉन नेटिव। नेटिव का मतलब है, नेटिव का मतलब होता है ओरिजिन, ओरिजिन एट प्लेस, वहीं पे ओरिजिन हुआ है, ठीक है, नेटिव स्पीशीज। जैसे कि हमारे यहां फॉर एग्जांपल शुगर केन, बैम्बू, ठीक है, शुगर केन, बैम्बू, हमने देखा है हमारे यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन में वीट और उसका कल्चर होता था, मतलब वो हमारे यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट थी, है ना। कॉटन भी वहां पे होता था, आपने पढ़ा होगा ना कि किस तरीके से यवन प्रिया नहीं, हाँ यवन प्रिया ही बोलते थे क्या, कि वहां के लोगों को जब बाहर हमारे यहाँ का कॉटन जाता था, मतलब इंडस वैली का कॉटन बाहर जाता था, हाँ, तो हमारे यहाँ कॉटन ऑलरेडी पहले से होता था, कहीं से अलग से इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, यहीं पे ओरिजिन हुआ उसका। नॉन नेटिव क्या होती है, जो यहाँ पे नहीं है, ये किसी कारण से यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गई है, मतलब एक जगह पे वो वहाँ की एक्चुअली में नहीं है, या तो वो एंथ्रोपोजेनिक रीजन होगा, एंथ्रोपोजेनिक मतलब किसी ह्यूमन ने जाके किसी ह्यूमन एक्टिविटी के कारण वो वहां आ गई, या तो नेचुरल कॉज होगा, कुछ तो ऐसा होगा जिसके कारण, कोरोना, हाँ कोरोना यहाँ का मतलब उड़ क्या है, तो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण, है ना। तो जब किसी ओरिजिन, वो जगह, वो चीज, वो स्पीशीज डू नॉट बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर habitat by origin, it has been introduced, है ना, by anthropogenic causes। एंथ्रोपोजेनिक मतलब लोगों के, मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण वो वहां पे दिखने चालू हो गई है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टी, कॉफी, पोटैटो, पोर्चुगीज लेके आए थे, है ना, तो ये क्या हुआ, हमारी नेटिव नहीं है, ये बाहर से आई, समझ आया पहला क्लासिफिकेशन, ठीक है। दूसरा देखते हैं, एंडेमिक स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज का मतलब होता है वो स्पीशीज जो उस पर्टिकुलर जगह पे पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती, आप समझ रहे हो। एंडेमिक
स्पीशीज, ये कॉन्सेप्ट इसलिए बाद में काम आएगा क्योंकि इसी के बेसिस पे फिर वेस्टर्न घाट्स बने। वेस्टर्न घाट्स को हॉटस्पॉट बोला गया। इंडिया में 4 हॉटस्पॉट होते हैं, ऊपर हिमालयन हॉटस्पॉट, फिर इंडो बर्मा रीजन, फिर निकोबार आइलैंड आता है सुंडालैंड में, फिर क्या बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स आते हैं वेस्टर्न लाइट हॉटस्पॉट में। ठीक है, तो हॉटस्पॉट बनाने की क्या बोलते हैं मेन वो क्या है, एंडेमिज्म। एंडेमिज्म मतलब कितनी ज़्यादा स्पीशीज केवल वहीं पाई जाती हैं और कहीं नहीं पाई जाती, विच मीन्स इतनी सारी स्पीशीज अगर वो जगह खराब हो गई, अगर वो जगह खराब हो गई तो वहाँ की स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। तो आने वाले कॉन्सेप्ट जो भी हमारे बायोडाइवर्सिटी कैसे हॉटस्पॉट बनाते हैं, तो वो सब इस पे डिपेंड करता है, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं ना। एंडेमिक, एंडेमिक स्पीशीज मतलब जो उस पर्टिकुलर जगह पे पाई जाती हैं और कहीं नहीं पाई जाती हैं, मतलब नॉर्मली और कहीं नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, these species are found in a particular geographical location. नहीं, वो जरूरी नहीं कि वो वहीं पाई जाती हो, वो वहां पाई गई तो वो इंडिकेटर स्पीशीज है। बटरफ्लाइज है इंडिकेटर स्पीशीज। इंडिकेटर स्पीशीज का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर स्पीशीज के पाए जाने का मतलब यह है कि उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम की हेल्थ बहुत अच्छी है। हेल्थ का इन द सेंस कि जो भी हो रहा है वो सब एक हेल्दी वे में हो रहा है, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही हमला हो रहा है, उतना ही सबके पास फूड है, ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, उनके हैबिटेट को किसी को दिक्कत नहीं है। देखो, मरना मारना इकोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, मरना मारना इकोलॉजी का पार्ट है, लेकिन वो सही प्रपोर्शन में हो रहा है। ठीक है, सबको फूड अवेलेबल है। हाँ हाँ, आ सकती है, वो थ्रेटेंड है। थ्रेटेंड है मतलब उसको खतरा है। आईयूसीएन की हम गाइडलाइन भी अलग से इसके बाद पढ़ेंगे। स्पीशीज की आईयूसीएन की गाइडलाइन क्या होती है कि वो कैटेगराइज करती है स्पीशीज को क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, थ्रेटेन। ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब केवल 50 या उससे कम स्पीशीज बची हैं, पिछले 10 साल में 90% से ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन मर चुकी है, आने वाले 10 साल में कुछ परसेंट और एक्सटेंट हो जाएगी। क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन वाइल्ड मतलब जंगल में नहीं मिलते हैं, केवल जू या फिर कहीं पे प्रोटेक्शन एरिया में। तो ये सब में कैटेगराइजेशन वो और पढ़ेंगे। ठीक, अभी these species are found in particular geographical area. जियोग्राफिकल एरिया, ये वहीं, जैसे कि हमारे यहाँ वेस्टर्न घाट्स में लायन टेल्ड मकाऊ, लायन टेल्ड मकाऊ एक टाइप के बंदर होते हैं, उनकी लंबी पूंछ होती है, उनका नाम है लायन टेल्ड मकाऊ। देख लो, मैं लिखवा दूंगा, घर जाके आराम से देखना, लायन टेल्ड मकाऊ। ठीक है, और उसके बाद नीलगिरी थार, ये वेस्टर्न घाट्स में ही बस पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते हैं। नीलगिरी जो पर्वत है उसमें एक टाइप का फूल होता है जो 12 साल में एक साल निरंजन, क्या नाम है, रुको एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, उसका कुछ नाम है। ठीक है, जब मैं वेस्टर्न घाट्स पढ़ाऊंगा ना आपको तो मैं बता दूंगा। तो नीरकुरंजन करके है, फ्लोरा एंड मैं बता दूंगा। तो ऐसी कुछ नील करके, उसी उसका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि वो नीले कलर का होता है और पूरा बाहर नीला दिखने लगता है, इसीलिए वो वहीं पाया जाता है। तो ये सब जो है कि एक पर्टिकुलर जगह पे पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती, उन स्पीशीज को क्या बोलते हैं, एंडेमिक स्पीशीज। इनका एग्जाम्पल डाल दीजिए आप। फॉर एग्जाम्पल नीलगिरी थार, नीलगिरी थार, ये कहाँ मिलते हैं, वेस्टर्न घाट्स में, वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, और क्या है, एक और एग्जांपल डाल लीजिए, रेड सैंडर्स, रेड, रेड नहीं रेड होता है ना, फिलहाल तो इंडिया के दो, क्योंकि स्पीशीज इतनी सारी है ना। ईस्टर्न, ईस्टर्न घाट में मिलता है, आंध्र प्रदेश साइड। ठीक है, ईस्टर्न घाट। अब तमिलनाडु इसलिए नहीं लिखेंगे, तमिलनाडु एक जोग्राफिकल ओ सॉरी पॉलिटिकल बाउंड्री है, ज्योग्राफी अलग काम करती है ना, पॉलिटिकल बाउंड्री है ना। तो हम, तो अब जरूरी नहीं है कि मेरी ये पॉलिटिकल, मान लीजिए आपने ये इंडिया बनाया, ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए आपका आंध्र प्रदेश यानी तमिलनाडु खत्म हो गया,
लेकिन ऐसा नहीं है कि पहाड़ यहाँ से खत्म हो जाएगा, पहाड़ तो पूरा जाएगा ना, तो उसके ट्रेड्स वो जोग्राफी, अगर यहाँ पे यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है और यहाँ से कहीं से इक्वेटर जा रहा है, तो वो अपना पॉलिटिकल बाउंड्री के कारण थोड़ी चेंज करेगा, तो इसीलिए जोग्राफिकल बाउंड्री से देखते हैं, ना कि पॉलिटिकल बाउंड्री से, ठीक है। ईस्टर्न घाट्स एंड में वो पुष्पा है ना, तो इसीलिए तो उसकी इतनी मारामारी है, क्योंकि वो बहुत कम मिलता है और उसके कुछ रीजंस है ना। उसका बहुत सारे यूजेस होंगे ना, तभी तो लोग इतने पागल है, उसको यूज नहीं होगा तो लोग क्यों पागल होंगे। जो चीज़ कम है, एक तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, दूसरा उसका कुछ पर्पस होगा। ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। ये समझ में आया कि एंडेमिक स्पीशीज का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में मिलते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं वाइल्ड डुरान कीस्टोन स्पीशीज। अब क्योंकि हम एंडेमिज्म की बात कर रहे हैं, तो हम कुछ हॉटस्पॉट की बात करेंगे। हॉटस्पॉट्स वो होते हैं जो कि एक तो वहाँ पे एंडेमिज्म बहुत ज़्यादा होता है, मतलब पर्टिकुलर स्पीशीज़ वहीं पाई जाती हैं, ठीक है, और वहाँ पे ये जो स्पीशीज़ हैं बहुत तेज़ी से मर रही होती हैं, इसीलिए उनको हॉटस्पॉट क्रिएट किया जाता है, उनको चिन्हित किया जाता है ताकि उनको बचाया जा सके, ठीक है। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे 4 हॉटस्पॉट्स पाए जाते हैं, ठीक है, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स। अब वैसे तो पूरी कंट्री ही उसमें आती है, हमारे 4 टाइप में एरिया और उसमें फर्क है। हम्म पता नहीं, ऐसे तो टोटल करीब एक्चुअली हॉट्स, नहीं नहीं संक्रमित करके नहीं नहीं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एंडेमिक स्पीशीज पाई जाती हैं, मतलब वो स्पीशीज केवल वही एंडेमिज्म हाई होता है, और वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुका होता है, मतलब बायोडाइवर्सिटी लॉस ऑलरेडी हो चुका होता है, उन जगह को हॉटस्पॉट बोला जाता है। रुको अब मैं आपको अब क्योंकि ये बात निकल आई है, थोड़ा सा आपको एग्जैक्ट लिखवा भी दूँ। पता नहीं, ये नहीं पता है सच में। हाँ एमपी का एक 10 से ज़्यादा है। ई वेस्ट मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट, वेस्टर्न, हॉटस्पॉट। हाँ देखो, पहले तो हॉटस्पॉट, हम हॉटस्पॉट इसी के अंदर, क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं इसीलिए हम हॉटस्पॉट का भी इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहला हॉटस्पॉट दिया किसके द्वारा जाता है, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन इंटरनेशनल, ठीक है। एंडेमिक स्पीशीज डाला आपने, उसी के साइड में सब पॉइंट बना के हॉटस्पॉट करके लिख लो, क्योंकि इसी से रिलेटेड है, ठीक है। कंजर्वेशन इंटरनेशनल, ठीक है। ये 2 क्राइटेरिया मेजरली लगता है। पहला क्राइटेरिया है कि एक तो एंडेमिज्म हाई हो, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीशीज वहाँ पे पाई जाती हो। क्या, एक एनजीओ है। कंज- हाँ चिन्हित बनाई नहीं जाती हैं, चिन्हित किया जाता है कि ये जगह ऐसी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो 2 है, पहले एंडेमिज्म हाई होना चाहिए, एंडेमिज्म हाई होना चाहिए, और दूसरा है 70% से ज़्यादा, 70% या उससे ज़्यादा लॉस, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया हो, बायोडाइवर्सिटी लॉस, ठीक है। ये 2 वो है। अब हमारे यहाँ कौन कौन से हॉटस्पॉट है वो देख लेते, 4।
इंटरनेशनल। ठीक है, तो हमारे यहाँ पहला आता है वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, ये आ गया हमारा पहला वेस्टर्न घाट्स। दूसरा आता है हिमालयन रीजन, हिमालयन रीजन। ठीक है, ये पूरा। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा इंडो बर्मा लैंड, इंडो बर्मा, बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। हाँ, ये मतलब पॉलिटिकल पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं अभी बताया ना। हाँ, ठीक है, जैसे ये वेस्टर्न घाट्स है तो ये श्रीलंका भी इंक्लूड करता है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये ऊपर का शायद अंडमान का भी पार्ट इसमें आता है। निकोबार जो आइलैंड है नीचे वाला, ये आता है सुंडा लैंड में। सुंडा लैंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक, ये समझ में आया? वेस्टर्न घाट्स, हिमालयन रीजन, इंडो बर्मन लैंड एंड सुंडा लैंड। एंडेमिज्म के कारण, तो ये एंडेमिज्म क्या है वो हमने पढ़ा, उसका एप्लीकेशन पार्ट हमने देखा। ठीक, लॉस खत्म हो गई है वहां पे इतनी हमारे यहाँ बाय। हाँ, ये बहुत तेजी से जा रहा है अभी, इसके कन्वेंशन भी है, टीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, तुम ही बनाओ ना। हाँ, तो शुरू करो, तो पहला खराब ही बनता है। हाँ, क्या? ये वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स बड़ा पेज ले लो, कोई कमी नहीं है आपके पास पेजेस की, प्लीज, है ना। थर्ड, ठीक है। अच्छा, आप चार नाम लिख लो, वेस्टर्न घाट्स, इंडो बर्मा रीजन, सोंडालैंड एंड वेस्ट हिमालयन रीजन। ठीक है, मैं ये वाला मिटा रहा हूँ, सुंडालैंड, सुंडा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। थर्ड हम पढ़ रहे हैं इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। पहला पढ़ा हमने नेटिव नॉन नेटिव, दूसरा पढ़ा एंडेमिज्म वाली एंडेमिक स्पीशीज, तीसरी पढ़ेंगे हम इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। हाँ, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। ठीक है, पहली बात तो ये नॉन नेटिव होती हैं। इन्वेजिव क्या बता रहा है, बाहर से आई हैं, वहां की ओरिजिन की नहीं है, तो नॉन नेटिव, नॉन नेटिव। लेकिन ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। नॉन नेटिव तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये अलग से क्यों है? प्लस हार्मफुल फॉर एनवायरमेंट, प्लस हार्मफुल। जल्दी से एक करो और आगे बढ़ो, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके पास करने के लिए, है ना। क्या वो समझाने में समझ में नहीं आ रहा है कि लिखने में नहीं आ रहा है? देखो, अब आप लोग एक्चुअली में बड़े हो गए हो, आपको वो सब जल्दी जल्दी लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको समझना ज्यादा है, अपने शब्दों में लिखना और आगे बढ़ना है। नोट्स बनाने का टाइम है नहीं अभी। ठीक है, हार्मफुल फॉर दैट पर्टिकुलर इकोलॉजी। अभी बताया था ना, एक इकोसिस्टम चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक प्राइमरी प्रोड्यूसर है, प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब प्लांट वगैरह। वो आ गए, उनको खाना मिल गया, लेकिन उनको खाने वाला कोई नहीं है, समझ रहे हो। ये देखो, एक इकोलॉजी चल रही है, वो बाहर से आया,
इसको खाने के लिए सब मिला, इसको खाने वाला कोई नहीं, तो इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई। अब इसकी पॉपुलेशन बढ़ गई तो ये ऊपर वाले अपने जिनको खा रहा था उनको खत्म कर दिया इसने, ठीक है, ये डोमिनेंट हो गया। लेकिन अब इसका कोई वो नहीं है, तो इकोलॉजिकल डिसबैलेंस हो गया, ठीक है। और फिर इकोलॉजिकल डिसबैलेंस हो गया तो आप मान लो अगर केवल हनी बी गायब हो जाए तो पॉलिनेशन नहीं होगा, तो फिर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट बहुत तेजी से पड़ता है ना। किसी भी चीज एक का इम्पैक्ट, हमने ये पढ़ा था ना कि इकोलॉजी में एक जगह कुछ हो रहा है तो उसका डेविस्टेशन दूसरी जगह पे भी पड़ेगा, तो ऐसे ही समझे। तो हार्मफुल फॉर द एरिया, इसीलिए इन्वेजिव एलियन है। ये इनका एक स्पेशलिटी क्या होता है, दे आर वेरी अडेप्टिव, दे आर वेरी अडेप्टिव, मतलब वो जगह के हिसाब से बहुत जल्दी ढल जाते हैं, उनको वो जल्दी अपना खाना ढूंढ लेते हैं। इन्वेजिव एलियन स्पीशीज, ठीक है, दे आर वेरी अडेप्टिव, मतलब वो जल्दी खाना ढूंढ लेते हैं, वो अपना हैबिटेट ढूंढ लेते हैं। वो माइग्रेटरी बर्ड्स भी हो सकते हैं, मतलब वो, हाँ तो वो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं। मतलब देखो पूरे ग्लोब है, कुछ साइबर वहां पे रहते होंगे, कुछ रशिया में रहते होंगे। अब क्या होता है, थर्मल इक्वेटर नीचे जाता है, ये पता है ज्योग्राफी। ये पता है ना, हाँ कि अपन जा रहे हैं तो अभी सन नीचे जाएगा, मतलब ये जो नॉर्मल इक्वेटर, ये थर्मल इक्वेटर बोलते हैं उसको, जो सन के कारण है। एक तो अपने मैप में बना है, वो कुछ नहीं हो सकता उसका। थर्मल इक्वेटर जो सन के कारण रहता है वो, क्योंकि अभी विंटर्स में ये नीचे जाता है तो यहाँ पे ठंड ज्यादा पड़ती है, तो अब इनको इनका जब ब्रीडिंग सीजन आता है, जब उनको एग्स ले करने होते हैं, तो ये माइग्रेट करके साइबेरियन बर्ड हमारे यहाँ आती है, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे थोड़ा सा इन्वायरमेंट सही मिलता है। और फिर ये नेटिव वेटिव कुछ नहीं है, ये माइग्रेटरी है। उनका रिलेशन विथ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट कैसा है, तो उस देखने में एक ही चीज को लेके हर जगह नहीं बैठे रहेंगे, हो सकता है एक चीज कई चीजों से रिलेट कर रही हो, इट इज इन्वायरमेंट, है ना। दे आर वेरी अडेप्टिव, पहला है कौन, इन्वेजिव एलियन, पहला है ये अडेप्टिव होते हैं, और दूसरा इनका कोई प्रेडेटर नहीं होता है शुरुआत में। हाँ, दे लैक्स प्रेडेटर, प्रेडेटर एंड प्रेडेटर उनको खाने वाला, बिकॉज दे आर न्यू इन फूड चेन, न्यू इन फूड चेन। अरे तो कहीं के में होते होंगे ना, तो अब देखो मैं फिर से वही, हम क्या पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंट, एक पर्टिकुलर स्पीशीज उसके आसपास के बायोटिक नॉन बायोटिक कंटेंट के साथ कैसा रिलेशन रखती है, ठीक है। अभी अब जो इन्वेजिव एलियन पढ़ेंगे ना, ये कहीं तो अच्छी होगी अपने में, लेकिन क्योंकि ये यहाँ पे आके माइग्रेट कर गई, नए उसमें आई, तो इसका रिलेशन यहाँ के हिसाब से पढ़ेंगे ना। वहां पे तो सही अपने से चल रही होगी, वहां से किसी कारण से, मान लो कैसा होता है, जैसे शिप वेसल है, शिप होती है शिप वेसल, तो शिप के अंदर बहुत सारा यहाँ पे पानी भरा रहता है। अब पानी भरोगे समुद्र से तो मछलियां भी आएंगी। अब आपने यहाँ से इंडिया आ गए, इंडिया पे ये शिप वेसल खाली होता है और फिर नया पानी भरते हैं, तो वहां का, तो ये माइग्रेशन हुआ ना ह्यूमन एक्टिविटी के कारण। तो अब ये तो नए इस एनवायरनमेंट मान लो नहीं हुई, ये किसी तरीके से मिक्स हो गई। हमारे यहाँ लोग कछुए बुला लेते हैं, घर पे पाल लेते हैं कहीं से, अब क्योंकि महंगे बिकते हैं तो लोग कहीं और से इंपोर्ट करते होंगे, उनका यहाँ पे कैसा है, उनका इम्पैक्ट यहाँ क्या पड़ेगा, वो किस तरीके से किसको खा लेंगे, उनकी पॉपुलेशन किस तरीके से स्प्रेड करेगी, किसी को नहीं मालूम है। इसीलिए इन चीज़ों को रोका जाता है। समझ आया, ठीक है। न्यू इन फूड चेन, और इनके प्रेडेटर्स कम होते हैं या फिर नहीं होते हैं, प्रेडेटर्स आर नॉट प्रेजेंट येट, इनके प्रेडेटर नहीं होते, इसलिए पॉपुलेशन भी सट से ये बढ़ा लेते हैं। ये समझ आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स लिखेंगे, एग्जाम्पल, पाइन, पाइन ट्री हमारे यहाँ का नहीं है, ठीक है, इसीलिए वो बहुत तेजी से बढ़ता है। यूकोलिप्टस, यूकोलिप्टस, ठीक है।
और अफ्रीकन अफ्रीकन वाइल्ड कैटफिश। हमारे वेस्टर्न इंडिया में इसने तहलका मचा दिया था। हाँ, इसके कारण दिक्कत हो रही थी। ठीक है, यूकेलिप्टस, ये एक टाइप का, रुको, अरे यार मैं अपना वो नहीं लेके आया, आपको सर्च करना पड़ेगा। मैं अपना वो नहीं लेके आया, मतलब उसको देखने के लिए मैं दिखा देता, बट समझ आ रहा है? ठीक है, फूड चेन का पार्ट नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ है ना। फोर्थ वन, इसको मिटा दूँ? सेंटिनल स्पीशीज। क्या? हाँ हाँ, एक टाइप का पेड़ है। एक बार देख लेना वो क्या है, काफी पुराना लिखा हुआ है। फोर्थ वन है ना, तो सेंटिनल स्पीशीज। सेंटिनल स्पीशीज क्या होती हैं? ये इंडिकेटर स्पीशीज होती हैं, मतलब इनके प्रेजेंट या ना होने या ना होने से इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट पड़ता है, हैवी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, ठीक है, दीज स्पीशीज आर नोन एज indicator species. These species are known as indicator species. Their presence and absence affect the particular ecosystem. Because they are sensitive. They are sensitive. Sensitive का मतलब क्या होता है? सेंसिटिव का मतलब होता है हाँ, सेंसिटिव का मतलब होता है कि अगर थोड़ी भी कंडीशन चेंज हुई तो फिर वो उनके ऊपर नेगेटिवली इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, वो जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाते, सही बात है। बिकॉज दे आर सेंसिटिव, सो देयर एब्सेंस एंड प्रेजेंस, सो देयर एब्सेंस एंड presence represent condition of particular environment। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोरल रीफ्स, फॉर एग्जाम्पल कोरल रीफ्स, बटरफ्लाइज। ठीक, कोरल रीफ क्या होती है मालूम है? और हाँ, और थोड़ा थोड़ा बताओ, हाँ जितना मालूम है उतना बताओ आप। कोरल रीफ ये बोलो तो दे आर, जैसे हमारे यहाँ वो होता है ना ग्रीन फॉरेस्ट या फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट, ऐसे ये एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ समुद्र माने जाते हैं। ठीक है, कोरल रीफ क्या होता है? एक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं ये। एक्चुअली एक पॉलिप होता है, पॉलिप एक टाइप का कीड़ा है मान लो, है ना। पॉलिप जो कार्बोनेटेड से ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है, शेल्स बनाता है पानी के अंदर, वो शेल्स बनाता है। ठीक है, इस पे जूजेंथले, इस पे ये क्या है? पॉलिप। इस पे जूजेंथले, ठीक है, जूजेंथले, जूजेंथले आके ये क्या, इसने एक कैल्शियम का स्ट्रक्चर बना दिया। उसको जूजेंथले क्या चाहिए? रहने के लिए जगह चाहिए। बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे नहीं दिखते हैं।
अपने में पहले कोरल रीफ्स देखो, अपने फोन में निकालो और कोरल रीफ सर्च करो। कोरल रीफ्स, देखो पहले, मुझे भी दिखाओ। और क्या देखा आपने? हाँ हाँ, फ्लावर्स नहीं है, ये कार्बन से बने हुए स्ट्रक्चर हैं, कैल्शियम से बने हुए, कार्बन से कैल्शियम से बने हुए स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। इधर देखो पहले अब। हाँ, ऐसे ये कैल्शियम से बने स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें जो ये वाइट कलर के होते हैं, आपको ये जो कलर दिख रहा है ना, वो कलर किसका है? जूजेंथले का। ये एक पॉलिप है जिसको कैल्शियम से चीजें बनाने का वो है, वो बनाता जाता है बनाता जाता है, ये लिविंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब उसके ऊपर जूजेंथले, एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको रहने के लिए जगह चाहिए। इसने क्या किया? घर बना दिया। जूजेंथले को रहने की जगह चाहिए, जूजेंथले इसके ऊपर रहने लगेगा, ठीक है। अब ये इसके ऊपर रह रहा है तो इसको क्या फायदा है? इसको तो न्ुकसान है? नहीं, इसका नुकसान नहीं है। ये इससे न्यूट्रिएंट लेगा, जूजेंथले से पॉलिप जो है न्यूट्रिशंस लेगा एंड कलर लेगा। जो कलर आपको दिख रहा है ना, इतने कलरफुल दिख रहे हैं, वो एक्चुअली जूजेंथले का कलर है, ठीक है। और ये इसको रहने के लिए क्या देगा? घर देगा, यानी कि रहने के लिए जगह देगा, घर मान लो, या फिर उसको हैबिटेट देगा। ये दोनों का एक दूसरे के साथ म्यूचुअलिज्म हो गया, यानी कि दोनों एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हो गया, ये कोरल्स बनते हैं, फिर कोरल्स में ही बायोडाइवर्सिटी, कोरल से ही फिर बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होती है। इसी में अब इसी न्यूट्रिएंट को खा के फिर जूजेंथल से फाइटोप्लैंक्ट यानी फाइटोप्लैंक्टन्स, फिर जू प्लैंक्टन्स, फिर आगे बढ़ती है जो पूरे सक्सेशन इनके कारण बढ़ता है। ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम है। कोरल रीफ्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम्स, ठीक है। इनका रहना बहुत जरूरी है। अब देखो, ये बहुत सेंसिटिव, अभी हमने क्या पढ़ा? सेंटिनल स्पीशीज जो कि सेंसिटिव होती हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर बढ़ेगा, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में रहते हैं 23 डिग्री टू 24 डिग्री, ऊपर नीचे होगा ग्लोबल वार्मिंग कारण, तो ये इसके जूजेंथले मर जाएंगे। अब जहां सनलाइट, अब क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है, सन ऊपर आएगा, मतलब वाटर लेवल ऊपर आएगा, आइस मेल्टिंग, यहां से वाटर लेवल ऊपर जाएगा, सन की पेनिट्रेशन बहुत कम, एक पर्टिकुलर हाइट तक हो सकती है। तो उस पर्टिकुलर हाइट के बाद जहां सन की लाइट नहीं पहुंचेगी, वहां पे ये मर जाएंगे, उसके ऊपर तो रहेंगे। तो ये क्या करते हैं? उसके ऊपर बिल्ड करते हैं, जैसे वाटर लेवल बढ़ता रहता है तो ये नीचे मर जाते हैं, नीचे एक खोखला स्ट्रक्चर रहता है। लिविंग कहाँ रहते हैं? ऊपर तरफ, ठीक है। तो जैसे ही या फिर ऐसे ओशन एसिडिफिकेशन बनेगा। ओशन एसिडिफिकेशन क्या होता है? जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है हमारे यहाँ से, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड है, हम एक्स्ट्रा एमिशन भी करते हैं। अब वो एक्स्ट्रा एमिशन पेड़ों के साथ साथ, पेड़ तो कैप्चर करते ही करते हैं, ओशन भी उस क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है, एब्जॉर्ब करता है। ओशन के पास सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिजर्व है, सिक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं उसको, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मतलब कार्बन को कैप्चरिंग करना, ये हम देखेंगे। तो ओशन बहुत सारा कैप्चर कर लेगा, लेकिन जब ओशन कैप्चर करता है तो उसकी एल्केलाइन जो वाटर है वो एसिडिक में कन्वर्ट होता रहता है। क्यों? क्योंकि उसने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, वो पानी एसिडिक हो गया। पानी एसिडिक हो गया तो कैल्शियम को नुकसान पहुंचाता है, और ये किससे बने हैं? कैल्शियम से, है ना। तो इनको नुकसान होता है। तो यहाँ पे ब्लीचिंग, कोरल ब्लीचिंग, ब्लीचिंग का मतलब क्या? ब्लीच करते हैं तो कपड़े साफ होते हैं। इसका कलर क्या था? साफ। इसको न्यूट्रिएंट कौन दे रहा था? जूजेंथिले, वो उसको कलरफुल बना रहा था। एसिडिफिकेशन होगा तो जूजेंथिले मर जाएंगे और वो फिर से वापस से साफ हो जाएंगे, तो वो ब्लीचिंग, वो खतरनाक होता है। समझ आ रहा है हम क्या देख रहे हैं? तो जैसे ही सेंटिनल स्पीशीज जहां पे होंगी तो वो उस इन्वायरमेंट को अच्छी इंडिकेशन देंगी। जैसे कि कल हमें कल की न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा था कि कैसे वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी केरला में बोल रहे थे कि क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बटरफ्लाई मिली है, मैं बटरफ्लाई का नाम फिर ऊपर छोड़ा है, सॉरी, तो वो पर्टिकुलर बटरफ्लाई मिली है जो मैंने आपको कल बताई थी, कल की न्यूज़पेपर में था, 12 तारीख के न्यूज़पेपर, कल 12 तारीख ना, 12 तारीख के न्यूज़पेपर में द हिंदू में है। तो बटरफ्लाई मिली तो उन्होंने बताया कि मतलब यहाँ की हेल्थ अच्छी है, विच मीन्स एक बटरफ्लाई एक सेंटिनल स्पीशीज होती है क्योंकि वो वहां की हेल्थ दी कंडीशन को बताती है। क्यों ये बताती है? क्योंकि वो सेंसिटिव होती है, मतलब वहां पे कुछ भी ज्यादा ऊपर नीचे होगा तो ये गायब हो जाएंगी, और अगर कुछ ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, हेल्थी चल रहा है, तो वो प्रेजेंट रहेंगी, तो वो इंडिकेट करती है, इंडिकेटर स्पीशीज होती है। समझ में आया? ठीक, नेक्स्ट में चलते हैं।
लिंचेस, लिंचेस क्या होती है? फंगस और एल्गे का मिक्सचर होता है लिंचेस, ठीक है। तो ये लिंचेस जहाँ पे पाए जाते हैं, फंगस और एल्गे, ये भी म्यूचुरेशन में आते हैं, एक को कोई न्यूट्रिएंट देता है, दूसरे को हैबिटेट देता है, ये भी लिंचेस वैसे ही होता है, ठीक है। तो एक दूसरे को ये करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और खाना देते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो ये लिंचेस भी जहाँ पाए जाते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। तो ये जहाँ पाए जाते हैं वहाँ पे भी गुड कंडीशन मानी जाती है। फ्रॉग्स, फ्रॉग्स भी अच्छे इंडिकेटर होते हैं एक उसके, फ्रॉग्स भी सेंसिटिव होते हैं। हमारे यहाँ कहीं से माइग्रेट करके आए वो बात अलग है, वो भी एलियन स्पीशीज, एलियन इन्वेसिव हो सकते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर जगह के अगर फ्रॉग्स कहीं दिख रहे हैं तो वो भी इंडिकेटर्स या सेंटिनलीज स्पीशीज होते हैं, ठीक है। जगह के हिसाब से और हैबिटेट, देखो अब एक बायोम के अंदर अलग अलग कंडीशन, जैसे कि अर्बन जंगल जैसे हमारे यहाँ हो रहा है धीरे धीरे, वो भी हो सकता है। एक जगह बिल्कुल प्रोटेक्टेड एरिया हो सकता है। प्रोटेक्टेड एरिया में भी हम देखेंगे कि अगर हमारे यहाँ 21% या 23% ऑफ फॉरेस्ट एरिया है, जो कि हमें 33% करना है, तो उसमें भी हमारे पास केवल 3% है जो वेरी डेंस फॉरेस्ट की कैटेगरी में आता है, बाकी सब लेस या फिर, यानी वेरी डेंस का मतलब है कि 70% से ज्यादा जो एरिया है वो कवर्ड है या फिर वो है पेड़ों से द्वारा छुपा हुआ है, दैट इज 70% से ज्यादा एरिया, दैट इज वेरी डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। तो वो केवल 3% है। तो ये क्वालिटी पे डिपेंड करेगा वहां की, आप फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दो लेकिन वेरी डेंस है कि नहीं, उसकी क्वालिटी क्या है, वहाँ स्पीशीज सर्वाइव कर पाती कि नहीं, कितना ह्यूमन इंटरेक्शन है वहाँ पे, उनको कितना नुकसान हो रहा है, वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज कितनी अलाउड है नहीं अलाउड है, ये सब क्वालिटीज पे डिफरेंट करता है, ठीक है। Okay, now let's move to keystone species. Fifth one is keystone species. Keystone species, ठीक है। कीस्टोन स्पीशीज क्या है कि अब ये एक तो हेल्थ दिखा रही थी, दूसरा कीस्टोन स्पीशीज उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में एक बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। कीस्टोन स्पीशीज उस इकोसिस्टम को चलाने में, एक होती सेंटिनलीज जो सेंसिटिव है, जो इंडिकेट करती कि अगर ये है हाँ अच्छा चल रहा है, मतलब ये है तो अच्छा चल रहा है, क्यों? क्योंकि ये वहीं सरवाइव कर पाती है जहाँ पे अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट हो। लेकिन ये जो कीस्टोन स्पीशीज हैं, ये उस पूरे एनवायरनमेंट को, उस पूरे इकोलॉजिकल साइकिल को, उस पूरी फूड चेन को, उस पूरे पर्टिकुलर इकोलॉजी के सिस्टम को चलाने में बहुत हेल्प करते हैं, इसीलिए कीस्टोन। कीस्टोन क्या होता है? आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ा आपने, अब आप पढ़ोगे, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे, तो जब मुगल्स आए थे ना, तो उन्होंने ये बनाना चालू किया था, हाँ ऐसा, मुगल्स या फिर जो उनका है, तो यहाँ पे एक स्टोन लगाया जाता था जो इस आर्च को लगा के रखता, मतलब संभाल के रखता था, एक आर्च बनाया। आर्च आर्किटेक्चर में जो आर्च है वो लोग लेके आए थे, ठीक है। तो इसमें ये की स्टोन लगाते थे, वो की स्टोन लगाते थे जिसके कारण ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा रहता था। तो अब आप इसका सेंस समझ गए ना क्या है, कि जिसके कारण वो पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, ऐसी स्पीशीज को बोलते हैं की स्टोन, ठीक है, गुड। आज थोड़ा फ्लो आया कल से। ये समझ में आया क्या होते हैं वो? These are less in numbers. These are less in numbers. Less in numbers, but disproportionately, disproportionately, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, disproportionately larger, having larger impact, having
larger impact on environment, ठीक है, on natural environment. इसके होने या ना होने से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. जैसे कि शेर. शेर क्या है? टॉप प्रेडेटर. शेर क्या? मैं आपको एक साइकिल दिखाता हूँ. प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है. फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, और फिर एक्चुअली ये ज़्यादा बड़ा होगा, ये छोटा होगा. ये एरिया से मत जाओ. इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, इनकी थोड़ी कम होगी. क्यों? क्योंकि 10% ही एनर्जी जा रही. फिर इनकी और कम होगी और इनकी और कम होगी. हमने कुछ टाइम पहले देखा था ना, केवल 2100 या 2000 करीब टाइगर्स बचे हुए हैं पूरे इंडिया में, ठीक है. ये सेंसस आया, फिर हमने धीरे धीरे टाइगर प्रोजेक्ट बढ़ा के उनको बढ़ाया, ठीक है. तो वो क्या कर रहे थे, मतलब केवल इतने कम रहते, इतनी सारे, तुम अभी बोल रही थी इतने सारे नेशनल पार्क सब है ना, बट कितनी छोटी स्पीशीज. क्यों? क्योंकि वो टेरेस्ट्रियल या फिर फाइनल कंज्यूमर्स होते हैं, या फिर टॉप प्रेडेटर्स होते हैं. टॉप प्रेडेटर्स, ठीक है. इनके ऊपर कोई नहीं, फिर ये सीधे मरते हैं, ठीक है. तो ये जो टॉप प्रेडेटर्स होते हैं, जैसे लायन, चीता लेके आए, टाइगर लेके आए, ठीक है. ये सब टॉप प्रेडेटर्स बहुत कीस्टोन होते हैं. क्योंकि फॉर एग्जांपल लायन, फॉर एग्जांपल टाइगर या लायन जो भी है, ठीक है, दोनों ही टॉप प्रेडेटर है. अगर लायन कम होगा, अगर लायन कम होंगे तो डियर्स जो है वो बढ़ जाएंगे. डियर बढ़ जाएंगे. क्यों? क्योंकि ये इसको खाएगा नहीं. फूड चेन, अरे एक सेकंड, फूड चेन कम हो जाएगी. और क्योंकि ये बढ़ जाएंगे तो ग्रास खत्म हो जाएगी. क्योंकि ये इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई है तो ये ज्यादा घास खाएंगे, ठीक है. ग्रास खत्म हो जाएगी. अब ग्रास खत्म हो जाएगी तो ये भी खत्म हो जाएंगे. अब जब ग्रास ही खत्म हो गई तो ये भी खत्म हो जाएंगे. तो ये इनके ना होने से पूरे सिस्टम में प्रभाव पड़ा, विच मीन्स दे आर कीस्टोन स्पीशीज. हाँ, ये डायग्राम बना लीजिए. ये वाला तो रहने दीजिए, तो मैं समझाने के लिए बता. तो ऑल टॉप प्रेडेटर्स आर कीस्टोन स्पीशीज, ठीक है. ऑल टॉप प्रेडेटर्स आर कीस्टोन स्पीशीज. हनी बी, फॉर एग्जाम्पल हनी बी. एक तो टाइगर लिख लिया आपने, दूसरा एग्जाम्पल लिखिए हनी बी. हनी बीज. हनी बीज क्यों? क्योंकि ये पॉलिनेशन करती हैं. जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं हमारे, मेजर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स मतलब पेड़ पौधे, वो खुद पॉलिनेशन नहीं कर पाते हैं. तो उनका पॉलिनेशन कौन कराता है? हनी बीज. ये सारे जो भी इंसेक्ट्स हैं, उनके बिना कैसे चलेगा, ठीक है. फिर ये absence of keystone species, in absence of, in ये स्टेटमेंट उनकी वैल्यू को समझाता है कि वो क्यों जरूरी है. इन एब्सेंस ऑफ कीस्टोन स्पीशीज, एंटायर इकोसिस्टम में कोलैप्स, में कोलैप्स, ठीक है. इसीलिए चीता लेके आए, रीइंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन कूनो नेशनल पार्क, क्योंकि वो टॉप प्रेडेटर है, वो हेल्थ को बढ़ाएगा वहां पे स्पीशीज. और उसके अलावा भी आपके पास हनी भी है ना, ये पॉलिनेशन के काम आते हैं. flagship species, last one is flagship species.
सिक्स वन इज फ्लैगशिप स्पीशीज, लास्ट। फ्लैगशिप स्पीशीज वो होती हैं जो एक पर्टिकुलर जगह पे ही पाई जाती हैं, तो वो तो हमने ये देखा था नेटिव होती हैं या फिर एंडेमिक, लेकिन वो उस जगह की स्पेशलिटी होती हैं, ठीक है, वो उस जगह की स्पेशलिटी होती है, वो उस जगह का आइडेंटिफिकेशन मार्क होती हैं, ठीक है, कि अरे ये वो वाली जगह है। ठीक है, नीलगिरी थार, नीलगिरी थार, तो भाई एक स्पीशीज अगर यहाँ पे एंडेमिक है, वहां जाके कहीं एलियन स्पीशीज इनविजिबल हो जाती है, तो मैंने बताया ना उसका रिलेशन के हिसाब से पढ़ना है, वो उसको एक टैग मिल गया तो जरूरी नहीं कि वो वहीं रहेगी, है ना, उसका रिलेशन क्या हो सकता है। ठीक है, नीलगिरी थार, नहीं वो फ्लैगशिप स्पीशीज नहीं है। अरे भाई उसका मतलब समझो ना कि ये पूरे इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करती है, गंगा डॉल्फिन नॉट, ऐसा नहीं है कि देखो मुझे जो जो एग्जाम्पल पता है वो मैं बता रहा हूँ, उसको अभी एक्सेप्ट करो, ऐसा नहीं कि मैंने बनाया है, वो मैंने भी कहीं से निकाले हैं, ठीक है, तो मैं अगर मैं अपने मन से कुछ बताऊं और वो ना हो तो उसमें बहुत हाई रिस्क है, इट्स बेटर कि जो कन्वेंशनल है उस भी चले, जो सबको मालूम है, ऐसा कुछ जो सबको मालूम है, ऐसा भी तुमने कुछ अलग अटपटा लिख दिया जो सामने वाले को पता ही नहीं, नहीं बात वो नहीं है क्या कर दिया उसका ऐसा अलग इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन उसको भी पता है, जो उसको मैं बताया ना, आपके एग्जाम्पल वैसे होने चाहिए जो आपके ऊपर की लाइन को बिल्कुल जस्टिफाई कर दे, ठीक है, इसीलिए कल का वीडियो देखने बोला था मैंने, जो रिप्रेजेंट करती है वहां की पर्टिकुलर जगह को, उस जगह को रिप्रेजेंट करती है, ठीक, हाँ, या इकोलॉजी। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर वेरियस इंटरैक्शंस बिटवीन स्पीशीज, स्पीशीज के बीच में इंटरैक्शन कैसे होता है। हाँ, टाइप्स ऑफ इंटरैक्शंस एक्चुअली, किस तरीके से वो इंटरैक्ट करती हैं एक दूसरे से। और उसका रिजल्टेंट किसके ऊपर कैसा आता है। ठीक है, पहला होता है म्यूचुअलिज्म, पहला इंटरैक्शन का टाइप होता है म्यूचुअलिज्म, ठीक है, या फिर सिम्बायोटिक रिलेशन, जहां पे दो स्पीशीज को इंटरैक्शन होता है और दोनों को ही फायदा होता है। पहला इंटरैक्शन समझ में आया, या फिर सिम्बायोटिक रिलेशन, बता रहा हूं, लिखो लिखो, जल्दी जल्दी लिखो प्लीज। हम्म,
जिसमें दोनों स्पीशीज, जब दो स्पीशीज के बीच में इंटरेक्शन होगा तो दोनों स्पीशीज को ही फायदा होता है, उस इंटरेक्शन से दोनों स्पीशीज को ही फायदा होता है। यही जो मैं बता रहा हूं, यही डेफिनेशन है। अरे इसकी डेफिनेशन लिखने नहीं, एक सेकंड सुनो पहले। टाइप ऑफ इंटरेक्शंस लिखना है आपको, कैसे दो स्पीशीज के बीच में इंटरेक्शन होता है, उसका रिजल्टेंट क्या निकलता है। एक आएगा खा जाएगा दूसरे को, क्या इसका फायदा हुआ? तो एक को फायदा एक को नुकसान, ठीक है, या तो दोनों को फायदा हो, या तो एक को नुकसान एक को फायदा हो, ठीक है, या फिर दोनों को ही नुकसान हो दोनों को ही फायदा हो। ये सारे टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन है। ये आपको कुछ डेफिनेशन लिखने नहीं आएगा, इससे प्रीलिम से क्वेश्चन बन सकता है, यूजुअली आता भी है कि ये वाला टाइप का, ये किस टाइप का इंटरेक्शन है, ठीक है। ये इसका रिजल्टेंट है, दोनों स्पीशीज के ऊपर इंपैक्ट है, एक को फायदा होगा दूसरे को भी फायदा होगा। इतना क्यों लिखना जब पॉजिटिव पॉजिटिव लिखा है? सिंबॉलिक बनाओ ना, कितना लिखोगे कितना पढ़ोगे आप बाद में। आपको जैसा लगे वैसे लिखो। हाँ हाँ, हम्म। इसके जैसे अभी हमने क्या देखा था, दो एग्जाम्पल देखे थे, एक कोरल पॉलिप प्लस जूजेंथिले। हाँ, अभी हमने देखा था ना, एक क्या करता है, घर प्रोवाइड करता है, एक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। एल्गे एंड फंगाई, ठीक है, ये भी एक दूसरे को न्यूट्रिएंट और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, एल्गे एंड फंगाई। हाँ या ना? अब एग्जाम्पल जरूरी नहीं है, एग्जाम्पल जरूरी नहीं है, जरूरी ये है, जरूरी ये रिलेशन है। अगर आपको ये रिलेशन पता है, फिर आप कहीं भी कुछ भी पढ़ोगे और आपने समझा कि अरे यार दोनों को फायदा हो रहा है, तो वो आप इसके अंदर डाले, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप ये पूरे याद करो, आपको है बस ये समझ गए ना कि क्या होता है, फिर आपको कहीं भी कुछ भी मिलेगा आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, कॉमन सैलिज्म। कॉमन सैलिज्म, कॉमन सैलिज्म में होता है कि एक को फायदा और दूसरे को कुछ नहीं, एक को फायदा हो रहा है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, ठीक है। हम्म, फॉर एग्जाम्पल शार्क एंड सकर फिश। देखो शार्क बहुत बड़ी होती है, शार्क वेल्स बड़ी होती हैं, सकर फिश क्या करती है, अपने आप को चिपका लेती है उनमें, और वो, अब शार्क तो अपना दूर जा ही रही है, साथ में उसको लेके जा रही है, तो मूवमेंट का उसका फायदा हो गया, शार्क को कोई फर्क नहीं पड़ता है, है ना। उसके ऊपर, शार्क के ऊपर भी बहुत छोटे छोटे बहुत सारी चीजें होंगी, इतनी बड़ी शार्क है, वेल है, उसके ऊपर भी कुछ कुछ होगा, तो उसको खाना भी वहीं मिल जाता है, उसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हो गया। दूसरा है काउडंक एंड बीटल। बीटल केटल केटर करता है काय में, काउडंक में, क्योंकि वहां मॉइस्चर होता है, ठीक है, वहां उसकी हैबिटेशन की जगह होती है, डिफरेंट गैसेस होती है जो उसको और इवॉल्व करती हैं बीटल को। और काउडंक को कोई फर्क नहीं, यानी काउ को क्या फर्क पड़ा, उसका काउडंक तो उसका वेस्ट है, ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये ऐसे रिलेशंस को बोलते हैं कॉमेंसैलिज्म, ठीक है। एमेंसैलिज्म, थर्ड वन इज एमेंसैलिज्म, जहां पे एक को नुकसान होता है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आउच, सॉरी, एक को नुकसान होता है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां इसमें क्या आएगा, श्रब, लॉयन और डियर में लॉयन को फायदा होता है, श्रब ट्रीज
एंड ग्रास, जैसे कि ये सन रेज है, ठीक है, ये क्या है, सन की रेज आ रही हैं, ट्रीज ने अपने आप को बढ़ाने के लिए बड़ा कर लिया, लेकिन ये ग्रास का तो नुकसान हो गया ना, इसको तो सनलाइट पहुंच ही नहीं रही है, ये समझ रहे हो आप। तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसको नुकसान हो गया। और इंटरेक्शन क्या है कि ये एक दूसरे के बाजू में, समझ रहे हो। हाँ नहीं, ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम अलग है, वो अपने इकोसिस्टम में अलग काम करेंगे। ये फिर डेसिडियस फॉरेस्ट या मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट या फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट, जहाँ पे पेड़ अपने आप को ऊपर मानते हैं, मतलब पेड़ फिर लंबे होते जाते हैं अपने आप को, तो वो तो अपना काम, वो कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन ये क्योंकि यहाँ पे है तो इसको नहीं मिल रही, ठीक है। तो सन रेज इसकी वो होती है, तो एक को नुकसान हो रहा है और एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, समझ रहे हैं एमेंसालिस। ठीक, एक होता है नेक्स्ट कंपटीशन। पेड़ नहीं, पेड़ को फायदा तो मिल रहा है, बट उसने कुछ अलग नहीं किया अपने आप उसको मारने के लिए, उस कुछ के लिए, उस कॉन्टेक्स्ट में देखो, मैं कॉन्टेक्स्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कंपटीशन, जहां दोनों को ही नुकसान होता है, दो एक ही नीश के लोग, ठीक है, नीश कॉमन नहीं होते हैं, लेकिन अगर हो तो दोनों लड़ते हैं और फिर एक हो जाता है। तो एक ही, जैसे कि दो प्रेडेटर है, दो प्रेडेटर, टाइगर एंड लायन, और सामने हिरन है, दोनों लड़ेंगे आपस में, नुकसान करेंगे, हिरन भाग जाएगा, ठीक है, वो जो बंदर वाली कहानी। तो जहां पे दोनों को नुकसान होता है, ठीक है, जहां पे सेम प्रेडेटर्स एक साथ कॉम्पीट करते हैं, ठीक है, वहां पे दोनों का ही नुकसान होता है, कंपटीशन। फिफ्थ, प्रेडेशन। अरे टाइगर एंड लायन बता तो रहे, प्रेडेशन एंड एक और चीज क्या है, ये दोनों सेम में ही आते हैं, पैरासाइटिज्म। हाँ, साइटिज्म, पैरासाइटिज्म, ये दोनों का इंटरेक्शन का वो सेम है, रिजल्टेंट, जो कि ये दोनों, एक का फायदा और एक का नुकसान, एक का फायदा और एक का नुकसान, लेकिन तरीके अलग अलग होंगे पैरासाइटिज्म एंड प्रेडेशन में। देखो एग्जाम्पल डालो, शेर और हिरन, शेर को खाना मिला, हिरन की तो जान ही चलेगी, है ना, तो ये समझ में आया। तो जहां पे भी फूड चेन वाला होगा तो वहां पे ये पैरासाइटिज्म, वो ये आएगा प्रेडेशन। प्रेडेशन में एक खाने जा रहा है दूसरे को, ठीक है, एक को मारने जा रहा है। पैरासाइटिज्म में क्या होता है, वो उसके कारण जिंदा है, तो जैसे कि वो जो लीफ अटक जाती है ना उस पे, पेड़ों पे, तो वो उनका न्यूट्रिएंट लेती हैं, वो पैरासाइट्स होते हैं, मतलब उसी के बल पे चढ़े, उसी के ऊपर चढ़े, ठीक है, उसका न्यूट्रिशन लिए अपने आप को जिंदा रखने के लिए, दैट इज पैरासाइटिज्म। गाय में देखा होगा आपने, गाय चलती रहती है, उसके में वो चिपक जाते हैं बहुत सारे छोटे छोटे छोटे, फिर वो निकलते नहीं खींचने के बाद भी, वो पैरासाइट्स है। गोच देखिए, गोच सुना तो होगा, चिपक जाती है, खून निकाल लेती है, दैट इज पैरासाइटिज्म, ठीक है, एक का नुकसान एक का फायदा। हाँ ये हो गया। उसके बाद है, अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। व्हाट आर फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। फंक्शंस तीन, ये एक पूरा मान लो एक ब्रॉड कैटेगरी है, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम एक ब्रॉड कैटेगरी है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मल्टीपल न्यूट्रिशन साइकिल्स, ठीक है, मल्टीपल न्यूट्रिशन साइकिल्स मतलब गैशियस और सॉलिड साइकिल, ठीक है। तो गैशियस में हम ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन साइकिल, ये सब पढ़ेंगे। इधर पे फॉस्फोरस और सल्फर साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है, ये हो गया न्यूट्रिशन साइकिल। उसके बाद हम देखेंगे एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो में जैसे अभी हम देख रहे थे ना कि 10% रूल, लिंडनमैन रूल क्या होता है, किसके ऊपर जाते हैं, फिर कितनी पॉपुलेशन कहाँ पे होगी, ठीक है, किसका बायोमास होगा, ये तीनों चीजें हम इसमें देखेंगे। उसके बाद एक और चीज है जो लास्ट है, दैट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन, जो मैं आपको शुरुआत में बता रहा था, कि कैसे एक जगह पानी भरा रहता है, फिर उसमें फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, फिर जू प्लैंक्टन्स आएंगे, फिर उसको सीरियल स्पीशीज आएंगी छोटी छोटी, फिर क्लाइमेक्स स्पीशीज आएंगी बड़ी वाली। तो ये तीनों चीजें अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम में। तो फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम में तीन चीजें पढ़ेंगे, एनर्जी फ्लो, उसके बाद साइकिल, न्यूट्रिशन साइकिल्स, और फिर इकोलॉजिकल सक्सेशन। फिर इसके अंदर भी सब डिवीजन होगा।
फिर हम ये खत्म करेंगे, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ इक्स, आपको कितने बजे तक पढ़ना है वो बता देना। हाँ, एक या दो निपटा देंगे पर न्यूट्रिशन साइकिल में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारी हैं। आपको इससे क्वेश्चन ज़्यादा है नहीं, सही बताऊँ, एमपीपीएससी में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे क्लाइमेट में आएंगे, आपको क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मतलब मैक्सिमम वहीं से आते हैं आपको काफ़ी, प्रीलिम्स मेंस दोनों। और ये मैं नहीं क्लेम करता हूँ कि ये वाले क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट तुमसे बनेंगे, मतलब तुम्हें और मेहनत इस पर एडिशनल बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। हाँ, ये पहले दो ही चैप्टर हैं। क्या हो गया? फंक्शंस, हाँ, लिंडनमैन रूल, हाँ। चलो अच्छा, पहले यहाँ से शुरू करते हैं। तीन फंक्शंस है। पहला फंक्शन है एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो, ठीक है। किस तरीके से इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो होती है, फिर उसका किस तरीके से पिरामिड बनते हैं, कितने टाइप के बनते हैं। इसमें तीन टाइप के पिरामिड पढ़ेंगे। एक नंबर पिरामिड, पहले तो दो जगह पढ़ेंगे हम। पहले पढ़ेंगे हम नंबर पिरामिड, नंबर पिरामिड। दूसरा पढ़ेंगे हम एनर्जी पिरामिड, और तीसरा पढ़ेंगे हम बायोमास पिरामिड, ठीक है। और ये दोनों पढ़ेंगे हम दो सेक्शंस के अंदर। पहला होगा टेरेस्ट्रियल रीजन, जिसमें भी दो टाइप होंगे। पहला ग्रास, कुछ नहीं देखने में बड़ा लग रहा है, मैं इसलिए ये आपको एक ग्राफ बनवा रहा हूँ कि जब आप रिवीजन करोगे तो यहाँ से ही रिवीजन हो जाएगा आपका, अंदर ज़्यादा जाना नहीं पड़ेगा। ग्रास, और दूसरा ट्री, ठीक है। और यहाँ पे आएगा आपका एक्वेटिक। स्पेलिंग्स देखते जाना मेरी, है ना, मतलब कोई दिक्कत लगे तो चेंज कर लेना अपने हिसाब से। तीसरा पढ़ेंगे हम न्यूट्रिशन साइकिल, दूसरा पढ़ेंगे हम न्यूट्रिशन साइकिल। ये क्या किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम? फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, है ना। गैशियस साइकिल, और दूसरा है सेडिमेंट्री साइकिल, सेडिमेंट्री साइकिल, ठीक। गैशियस साइकिल के अंदर हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन साइकिल, इसमें कुछ नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड की साइकिल, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। नाइट्रोजन साइकिल, इसमें काफ़ी कुछ है ना। नाइट्रोजन साइकिल, फोकस, ठीक है। चौथा नाइट्रोजन साइकिल के बाद हम कार्बन, ऑक्सीजन, और बताओ और कौन सी साइकिल है इसी में गैशियस वाले में? हाइड्रोजन एंड, हाँ, हाइड्रोजन साइकिल, ठीक है। हाइड्रोजन साइकिल भी अभी जो मैं बता रहा था ना कि CO2 निकलती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड में वही पढ़ना है अपन को, ठीक है। हाइड्रोजन साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल, सेडिमेंट्री साइकिल में फॉस्फोरस और सल्फर, ठीक है। लास्ट जो हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन साइकिल के बाद, लास्ट जो रहेगा वो हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन रहेगा, सक्सेशन। अब जरूरी नहीं यही ऑर्डर में पड़े, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं अपन, ठीक है। ये मोटा मोटा हम ये पढ़ने वाले हैं। शुरू करें?
जल्दी, पहला वाला पढ़ लो, दूसरा वाला और तीसरा कल से पढ़ेंगे, ठीक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन अपने आप में एक पार्ट है पूरा, तो उसमें 3 सीरीज पढ़ेंगे आप, पायोनियर स्पीशीज, फिर सीरियल स्पीशीज एंड क्लाइमेक्स स्पीशीज। अरे कुछ नहीं, वो प्रोसेस का पार्ट है, वो सुनने में बहुत ज्यादा लगता है, जब पढ़ लोगे तो फिर क्या यही देख के तुम रिवीजन करके लिखाओगे, इतना क्या unnecessary। लेकिन ये है तुम लोगों को कॉन्स्टेंटली उस पर काम करते रहना पड़ेगा कि क्या है कैसे है, ठीक है। हम्म, 2 हैं अलग अलग। हो गया, मिटाए। हम पढ़ रहे हैं एनर्जी फ्लो। ठीक है, इस पे भी अभी पूरा इकोसिस्टम हमने पढ़ा था। इकोसिस्टम क्या होता है, क्या होता है इकोसिस्टम? इज, बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। इंटरैक्शन ऑफ बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट, है ना। इंटरैक्शन ऑफ ए बायोटिक एंड बायो कंपोनेंट इज इकोलॉजी, इकोसिस्टम, ठीक है। बायोस्फीयर, ठीक है। तो ये है एनर्जी फ्लो, पहला पार्ट। तो हम इकोलॉजी क्या है हमने पहले देखा था, इकोलॉजी या इकोसिस्टम, इकोसिस्टम इज इंटरैक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक सब्सटेंस, है ना। कंपोनेंट्स होते हैं इसके जो। अब एबायोटिक में क्या क्या आता है, बायोटिक में तो लिविंग थिंग्स, एबायोटिक में वाटर एयर, है ना। तो सनलाइट भी आती है उसमें, ठीक है। तो एबायोटिक कंपोनेंट हो गई सनलाइट, ठीक है। तो अब अगर हम सनलाइट